वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन की शुरुआत एक दर्दनाक खबर से हम करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के औरैया से आ रही है। प्रवासी मजदूरों का एक और काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया है। जी हां, औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। सभी प्रवासी मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे और इसी दौरान औरैया में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां डीसीएम में ट्रक की टक्कर हो गई और जिसमें 24 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इसमें से कई ऐसे मजदूर हैं जो कि बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो मजदूरों के दर्द का अंत एक तरह से हो नहीं रहा है। तस्वीरें आपको हम थोड़ी ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, ऐसी घटना हुई है। इसमें 15 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, किसी का सामान, किसी का बैग पड़ा हुआ है, किसी की चप्पलें, किसी के जूते पड़े हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं। क्या कहना है जिला प्रशासन का, आइए सुनते हैं। एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद झपकी अपकी कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे से साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी। 15 को हमने सैफई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 50। राजस्थान से आ रहे थे। किस एक्सीडेंट हुआ? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आपकी भी बोरे में जी, आपकी भी बोरे में ऊपर में। अच्छा। किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद में नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे थे आप? 40-50 और हमारे संवाददाता नीलांशु हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलांशु, इस वक्त क्या स्थिति है उन मजदूरों की जो अस्पतालों में भर्ती हैं? देखिए श्वेता, इस पूरी हादसे में 15 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए हैं और करीब 10 मजदूरों को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। वहीं कुछ मजदूरों का इलाज सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कुछ मजदूरों की जो हालत है वह क्रिटिकल बताई जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर इस पूरी घटना में घायल है उनको बेहतर इलाज दिया जाए। इस पूरी घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मंडलायुक्त कानपुर और आईजी कानपुर उस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर सुबह 3:30 बजे ये हादसा हुआ। इस पूरी घटना की जांच की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को वो सौंपेंगे। आपको बता दें कि ये जो सभी प्रवासी मजदूर हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, ये राजस्थान से आ रहे थे और इनमें से कई मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सुबह 3:30 बजे डीसीएम ट्रक जिससे ये आ रहे थे उसकी टक्कर एक खड़े ट्रक से हो गई, जिससे 23 मजदूरों की जान गई है। 23 मौतों की पुष्टि जिलाधिकारी औरैया ने की है। बाकी 15 से ज्यादा मजदूर इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। जी नीलांशु, साथ ही समझना चाहेंगे, खड़ी ट्रक में टक्कर मारी है डीसीएम ने, यानी कि जाहिर सी बात है कि डीसीएम की रफ्तार काफी तेज होगी। जी बिल्कुल, अभी जिलाधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच टीम भी गठित कर दी गई है। मंडलायुक्त और जो आईजी है वह मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो मजदूर हैं जिन्होंने जो मामूली रूप से घायल हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल में बात भी की है, उन्होंने बताया कि घटना के बाद जो डीसीएम ट्रक था वह पलट गया था और कई मजदूरों की बताई जा रही है कि दबने से भी मौत हुई। तो जाहिर है जो रफ्तार है वह काफ़ी तेज़ रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की समस्या है, हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से डीसीएम से ट्रक से मजदूर
भरकर उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, बिहार और अन्य राज्य की तरफ जा रहे हैं और काफी मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार आ ही रही है। ये एक बेहद दुखद खबर है। नीलांशु, आप बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और आपको बता दें कि ये कोई पहली तस्वीर या ऐसी पहली घटना सामने नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों से कुछ इसी तरह की घटना जो है वो सामने आती रही है। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर 16 मजदूरों को कुचल दिया एक मालगाड़ी ने। वो थककर सो गए थे रेलवे ट्रैक पर और उसके वक्त मालगाड़ी आई आधी रात में और वो कुचलती हुई 16 मजदूरों को चली गई। इसी तरह से दूसरी और जगहों पर ट्रक की टक्कर हुई है गाड़ी से, जिसके बाद कई मजदूरों की मौत हुई है। बस ट्रक की टक्कर हो चुकी है। कई मजदूर भूखे प्यासे पैदल न जाने कितने किलोमीटर चलकर थक कर किसी जगह रुके हो और वहां पर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दिया हो या कुचल दिया हो। न जाने ऐसी कितनी ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीलांशु हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलांशु, पूरी खबर को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वाकई बेहद दुखद है ये घटनाएं। सवाल जो आम नागरिक है, जनता है, वो ये पूछ रही है कि क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता था? क्या इन मजदूरों की जान बचाई नहीं जा सकती थी? देखिए, विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हमने देखा कि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि ये मृत्यु है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर लगातार सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वे इस पूरी घटना को हत्या बता रहे हैं। आप साथ ही साथ, जैसा कि हमको बहुजन समाज पार्टी से जानकारी मिली है कि कुछ ही देर में मायावती भी इस पूरे मामले को लेकर मीडिया को संबोधित करेंगी। तो विपक्ष इस पूरी घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस के नेता भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से उन्होंने भी पिछले कई समय से गुजारिश की कि प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है। चलिए नीलांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में अगर सबसे ज्यादा कोई सरकार सक्रिय नजर आई है तो वो है उत्तर प्रदेश की सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों से लगातार अपील करते रहे हैं कि वो पैदल यात्रा ना करें। कल यूपी के सीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वह प्रवासी कामगार और श्रमिक हमारा अपना भाई है और वह हमारी ताकत भी है। वह अपनी रोजी रोजगार के लिए वहां गया था और रोजी रोजगार की दृष्टि से वह व्यक्ति जब वहां पे काम कर रहा है, आज उसके सामने संकट आया है, तो स्वाभाविक रूप से यह हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके संकट के साथ खड़े हों। मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। हमने लगातार संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाया। देश के सभी राज्य सरकारों को मैंने पत्र भी लिखा, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से बातचीत भी की। जो भी जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हो सकते थे उन सब के साथ हमने संपर्क बनाया, संवाद बनाया और सबसे मैंने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। 17 मई को लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन देश भर में प्रवासी मजदूरों का पैदल मार्च जारी है। सड़क मार्ग और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि मजदूर बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से ही अपने अपने घर लौटे। कोई गुजरात से बिहार जा रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से असम, तो कोई पंजाब से झारखंड। दूरी सैकड़ों में नहीं, 1000 किलोमीटर से ऊपर है, लेकिन जाने के साधन नहीं तो अपने पैरों के सहारे ही मंजिल की ओर बढ़ चले। ऐसे प्रवासी मजदूरों की तादाद भी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, जो पैदल ही कई राज्यों की सीमाओं को लांघते हुए अपने गृह राज्यों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मीडिया के जरिए जब इनका दर्द, इनकी मजबूरी और इनकी बदहाली देश के सामने बेपर्दा हुई, जब विपक्ष ने सवाल दागना और दबाव बनाना शुरू किया, तो गृह मंत्रालय ने हरकत में आते हुए तुरंत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया।
गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने का इंतजाम राज्य सरकार करे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सड़क और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही न हो। गृह सचिव की ओर से लिखे गए पत्र में सड़कों और रेलवे पटरियों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि अगर प्रवासी मजदूर सड़क या रेल पटरी पर पैदल चलते पाए जाते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश की जाए, उन्हें आसपास के शेल्टर होम में ले जाया जाए और खाना पानी दिया जाना चाहिए। बाद में उन्हें विशेष बस या श्रमिक ट्रेन की सुविधा देकर उनके राज्य तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करे। हालांकि रेल मंत्रालय हर रोज 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं। हाल के दिनों में सबसे परेशान करने वाली खबर ये आ रही कि घर लौट रहे कई मजदूरों की मौत सड़क हादसे में हो रही है। कहीं बस कुचल रही है तो कहीं इनकी सवारी ही हादसे का शिकार हो रही है, तो कहीं कोई मजदूर घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार बार बार मजदूरों से अपील कर रही है कि वो पैदल सड़क पर नहीं चलें, लेकिन मजबूरी के आगे मजदूर भी बेबस हैं। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के? हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गांव जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। हाँ, गांव जाने के निकले हैं, गांव ही जाएंगे, कुछ भी हो। जाना क्यों पड़ा? वहाँ क्या दिक्कत आ रही थी? समस्या यही थी ना कि अब खाने पीने को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा। आखिर किसे शौक है कि चिलचिलाती दोपहरी में टूटी फूटी चप्पल पहनकर तपतपाती कंक्रीट पर बेसुध होकर चलते रहने की? गोद में बच्चा और सिर पर गठरी लेकर आखिर कौन सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाना चाहता है? लेकिन हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ मजदूर ही नहीं, मजबूर भी होता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गृह मंत्रालय ने बेशक ही मजदूरों के पैदल चलने को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी है, लेकिन लॉकडाउन में अपनी बदहाली के आगे देश के मजदूर भी शायद बेबस हैं। दूरी भले ही सैकड़ों हजार किलोमीटर में है, लेकिन मजबूरी की मार ऐसी कि सड़क पर मजदूरों का काफिला निकलता जा रहा है, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। देखिए ये हैरान करने वाली रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर भला किसका कलेजा कांप नहीं उठेगा। एक बाप अपने दिव्यांग बेटे को पीठ पर बिठाकर ले जा रहा है। दोनों पैरों से चलने में असमर्थ एक महिला डंडे के सहारे अपना सफर पूरा कर रही है। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर एक युवक ने साइकिल से ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो अपने घर पहुंचने के लिए दिव्यांग साइकिल से ही पंजाब से बिहार आ गए बाप बेटे। न जाने ऐसी कितनी दर्दनाक कहानियों और तस्वीरों से आपका और हमारा सामना होगा। अपने दिव्यांग बेटे को अपनी पीठ पर ढोते इस मजदूर का नाम विजय है। लॉकडाउन में अहमदाबाद में काम नहीं रहा तो मजबूरी में अपने गृह क्षेत्र प्रयागराज लौटना पड़ा। न पैसा बचा न सवारी मिली, तो पैदल ही बेटे को साथ लेकर रवाना हो गए अहमदाबाद से राजस्थान के भरतपुर तक। यूं ही यूपी की बरेली निवासी और दिव्यांग सविता देवी की कहानी भी कुछ अलग नहीं। अपने पति गुड्डू के साथ जयपुर रहकर मजदूरी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की मार के बाद घर लौटने की मजबूरी आ गई। जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो जयपुर से बरेली के लिए पैदल ही चल दी। बीच में भरतपुर का पड़ाव आ गया। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन कई प्रवासी मजदूरों की परेशानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दिव्यांग पिता पुत्र दिल्ली में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज हो गए, तो दिव्यांग तिपहिया साइकिल से ही बिहार लौटने का फैसला किया। 8 दिन तक लगातार चलते चलते बिहार की सरहद में दाखिल हुए और कैमूर पहुंचे। रास्ते में किसी ने दया करके कुछ खाने को दे दिया, उसी से पेट भरता गया। कहाँ से आ रहे हो बहू? दिल्ली से। दिल्ली से कैसे पहुँचे यहाँ तक? मांग के खा के ऐसे लॉकडाउन हुआ जब तक वैसे ही चले आए।
मांग मांग के खा खा के ऐसे ही आ गए हम लोग। ऐसी ही एक कहानी है मूल रूप से झारखंड के रहने वाले एक और शख्स की, जो लुधियाना में मजदूरी करता था। देशबंदी में अस्थायी नौकरी भी गई और इधर मां की मौत की खबर ने भी झकझोर दिया। मजबूरी में इस मजदूर ने पैसे उधार मांगकर साइकिल खरीदी और उसी को चलाते हुए 14 दिन के सफर में पटना पहुंचा। जी हाँ, लॉकडाउन में ऐसी कहानियों और असल के ऐसे किरदारों को देख सुनकर आप सहम उठेंगे। जिंदगी की मजबूरी है और जिंदा रहने के लिए ये सब सहना शायद इनकी नियति बन चुकी है। काम रहा नहीं, पैसे खत्म हो गए तो घर लौटने के सिवा कोई उपाय नहीं सोच रहा। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, भरतपुर से सुरेश फौजदार और पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। और इन खबरों पर और जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता शरद और साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शरद, आपसे जानना चाहेंगे, संबित पात्रा सामने आए, उन्होंने कहा कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, जो कांग्रेस शासित राज्य है खास करके, वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां पर सरकारें जो हैं उस तरीके से खुद ही अलाउ नहीं कर रही है ट्रेन के आने का या जाने का, जिसकी वजह से मजदूर नहीं आ पा रहे हैं। क्या जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी कुछ बयां कर रही है, काफी दर्दनाक है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष जो है वो इल्जाम अपनी जगह पर लगा रहा है। राजस्थान की क्या तस्वीर है ये बताइए। श्वेता, राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए हालत है, ये आगरा हाईवे है। आगरा हाईवे पर देखिए किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर मजदूर कितनी बड़ी संख्या में पैदल ही चलते जा रहे हैं। कुछ समाज सेवी आते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, वो ये खा पी लेते हैं, लेकिन इस तरह के हालात बने हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने एसडीएम को कह दिया है कि कोई पैदल नहीं चलेगा, अगर पैदल चलेगा तो एसडीएम जिम्मेदार होगा। लेकिन कोई एसडीएम आपको सड़क पर कहीं दिखता नहीं है। तो नेता क्या कहते हैं, अफसर क्या कहते हैं, ये सड़कों पर नहीं दिखता है। श्वेता, बिल्कुल दिल दहला देने वाली तस्वीर है। आपको बता दें ये लोग कहाँ से आए हैं। ये लोग अहमदाबाद से आ रहे हैं, माउंट आबू से आ रहे हैं और बिहार जाना है। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार यादव है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आबू रोड से आ रहे हैं। अब 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है, जाना कहाँ है? हमको बस्ती जिला जाना है। बस्ती जाना है? हाँ। तो ऐसे पैदल चले जाइए रोड पे तो तबीयत खराब हो जाएगी, हादसा हो जाएगा। तो क्या करें साहब, जहाँ तक चलते हैं वहाँ तक चलते हैं, जहाँ शरीर नहीं हिम्मत करती बताइए। चलते चलते पैर नहीं उठ रहा है सर। बिहार जाना है सर। पैदल ही चलेंगे, गाड़ी नहीं, गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं है सर। सूरत से आ रहे हैं सर पैदली। तस्वीर हाईवे की है, जिस तरह से सड़कों पर निकल रही हैं गाड़ियां, कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। जिस तरह से ये लोग पैदल चलते हैं और इतना सामान, इतने सारे बाल्टी और बैग लेके चल रहे हैं, पैदल कैसे चलिएगा? सरकार को ऑर्डर तुरंत लेना चाहिए। ऐसे सोचेंगे कलेक्टरों पे छोड़ेंगे, उन पे छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होता आज के टाइम में। सीकर जिला। बताओ, सीकर से चल के आ रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं? नहीं, पैदल नहीं। थोड़ा देर गाड़ी हेल्प मिला ट्रक से, फिर आप उसने हम लोग से 300-350 रुपये इसका पैर का। ये देखिए पैर, देखिए ये पैर जो है चलते चलते का पैर जो चलते चलते इस तरह से कट गया है और लगातार चलते ही जा रहे हैं। तो जब पेट और पीठ एक हो जाता है तो सफर किस तरह से मुफीद हो जाता है पैदल चलने के लिए। कहानी है मजदूरों की, जो भूख और थकान का फर्क न जाने ऐसी कैसे कितनी ही कहानियां शरद हम दिखा रहे हैं और वाकई ये दिल दहलाने वाली कहानी है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आखिर क्या होने जा रहा है गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस का, क्या होने जा रहा है? कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को यह कहा गया था कि जिस राज्य में जितने मजदूर हैं उनके बारे में कहा गया था वो ध्यान रखें, वो ख्याल रखें। अभी जो बाकी की तस्वीरें और कहानियां छोड़ दीजिए, जो अभी शरद ही दिखा रहे हैं, 2 राज्य इसमें हो गए, तीसरे राज्य जाना है। यानी कि गुजरात में इन मजदूरों का कुछ नहीं हो पाया, राजस्थान पहुंचे हैं, यहां कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई इन्हें कहने वाला भी हो कि आप आगे ना बढ़े, यहीं रुके। आगे इन्हें बिहार तक जाना है। हकीकत कुछ और है। श्वेता, गृह मंत्रालय ने 3 ऐसे लेटर लिखे हैं सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को और एक ये बहुत बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकारों की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 11 तारीख को चिट्ठी लिखा, उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने एक बार चिट्ठी लिखा और कल शाम को जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी माइग्रेंट लेबर हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए और उसके बाद उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए।
बाद में जब श्रमिक ट्रेन में उनकी व्यवस्था हो जाती है और बसेस के जरिए उनको भेजा जाए। लेकिन अभी भी हालात कहीं भी बदले नहीं हुए हैं। मैं NH-24 के पास इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की सिचुएशन आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लेबर हैं वो यहाँ पर इस वक्त अभी भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इन लोगों को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए कोई पुलिस वाला यहाँ पर मौजूद है। ये लोग एक ही जगह सब लोग बैठे हुए हैं। स्थिति साफ है कि लेबर जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर के पास इनको रोका जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर रुके हुए हैं। आगे ऐसे ही भीड़ लगातार आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ जाएगी। तो गृह मंत्रालय लगातार इस तरीके के निर्देश राज्य सरकारों को दे रहा है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से इसका पालन अगर सही तरीके से नहीं कराया जाएगा तो स्थिति काफी खराब हो जाएगी। जितेंद्र, और साफ तौर पर यह भी लग रहा है कि जितने भी निर्देश अभी तक जारी हुए हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जो जमीनी हकीकत है वो आप लोग हमें दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका और जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की, जिसकी तीसरी किश्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इसमें किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की बात कही गई है, लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। 13 मई, 14 मई और फिर 15 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बारीकियों को समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैट्रिक पूरी कर ली। शुक्रवार को इंतजार था कि अब की बार किसके लिए राहत की बारिश होगी, तो निर्मला सीतारमण ने तुरंत खुलासा किया कि सरकार का मन अन्नदाताओं के लिए निर्मल है। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 11 बड़े ऐलान किए, जिसमें से 8 फैसले कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जबकि 3 फैसले कामकाज और सुधार के हैं। कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया, तो वहीं कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को 10,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया। हालांकि वित्त मंत्री के ऐलान के तुरंत बाद ही विपक्ष को इसमें खोट दिखने लगा, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किसानों के लिए बाकी घोषणाएं क्या क्या हैं। पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान हुआ। 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ का लाभ दिया गया। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वहीं 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की भी योजना है। ऑपरेशन ग्रीन अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। खेती, पशुपालन और मधुमक्खी पालन पर सरकार के करोड़ों के ऐलान पर सियासी हमलों में देरी नहीं हुई। पूरा विपक्ष गठबंधन बनाकर केंद्र की विशेष योजनाओं पर टूट पड़ा। जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारियाँ थी और उसके साथ हमारे गरीब मजदूर, खास करके प्रवासी मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर जो दुग्ध पालन करते हैं, जो मछुआरे हैं, उनके लिए सरकार की कुछ योजनाएं निर्मला सीतारमण जी जो कर रही हैं, सरकार जो कर रही है, रोजाना एक टेलीविजन सीरियल की तरह अलग अलग से घोषणाएं हो रही हैं और उसमें ज़्यादातर जो बजट में घोषणा हो चुकी है, जो ऑनगोइंग स्कीम है, उसका ही रिपीट हो रहा है।
20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 3 किस्त को वित्त मंत्री ने देश के सामने पेश कर दिया है। हालांकि सबसे जरूरी है कि इतनी बड़ी रकम का आवंटन अपने मकसद को सही वक्त पर पूरा करे, वरना ना नीति काम आएगी और ना ही नियत। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं की दिल खोलकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर भेज रहा है। India has been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. कोरोना और प्रवासी मजदूरों से हटकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। जी हां, असम और मणिपुर में सक्रिय 22 खूंखार उग्रवादियों को कल म्यांमार से इम्फाल और गुवाहाटी लाया गया। पहली बार म्यांमार ने भारत के अनुरोध को स्वीकार कर उन उग्रवादियों को सौंपा है। भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, म्यांमार ने सौंपे 22 खूंखार उग्रवादी। ये वो चंद चेहरे हैं काफी समय से जिनकी तलाश भारत की सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी। साना तोम्बा, राजन दिमरे, परशुराम लैशराम, संसुमा बासुमात्रे। 22 खूंखार उग्रवादियों में से ये वो चंद चेहरे हैं जिन्हें म्यांमार ने भारत को सौंपा है। ये सभी उग्रवादी असम और मणिपुर में सक्रिय 6 अलग अलग उग्रवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। 22 उग्रवादियों को भारत के हवाले करने के म्यांमार के कदम को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि म्यांमार ने उग्रवादियों को सौंपने के भारत के अनुरोध को मंजूर किया। जिन संगठनों के उग्रवादी भारत को सौंपे गए हैं उनमें शामिल है UNLF, PREPAK, BLA, KYKL, NDFB और KLO से हैं। 12 उग्रवादियों को विशेष विमान से इम्फाल और 10 उग्रवादियों को गुवाहाटी लाया गया है। इन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पिछले साल फरवरी मार्च में म्यांमार आर्मी ने सेंगेंग इलाके में लगातार ऑपरेशन को अंजाम देकर 22 उग्रवादियों को पकड़ा था। पूरा ऑपरेशन भारतीय खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी पर अंजाम दिया गया था। पिछले कई सालों से म्यांमार के इलाके असम और मणिपुर के उग्रवादी संगठनों के अड्डे बने हुए हैं। करीब 5 साल पहले भारत ने म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह का ऑपरेशन को अंजाम देकर कई उग्रवादियों का सफाया किया था। गुवाहाटी से हेमंत कुमार नाथ के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, वाकई भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कहें। बिल्कुल श्वेता, कल देर शाम जब ये इस खास विमान से इन उग्रवादियों को लाया गया, जिसमें से जो 12 उग्रवादी हैं जिन्हें इम्फाल में स्थानीय पुलिस को दिया गया और 10 जो उग्रवादी हैं उन्हें असम पुलिस के हवाले गुवाहाटी में किया गया, तो एक बड़ी सफलता, क्योंकि लंबे समय से भारत और म्यांमार की जो सरहद है वहां पर कई ऐसे उग्रवादी कैंप हैं जहां पर जो आतंकी हैं जो सीमा पार करके बचने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और भारत की मांग थी कि उनको सौंपा जाए। इस मामले में जो NSAG डोभाल है उन्होंने म्यांमार के जो कमांडर इन चीफ हैं उनके संपर्क में थे। उसके बाद एक लंबी बातचीत के बाद कल देर शाम ये सफलता मिली है, जिसमें खासतौर से जो हमारी खुफिया एजेंसी है, जो खासतौर से रॉ का इसमें खास हाथ रहा, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और कल देर शाम एक बड़ी सफलता के तौर पर इन 22 उग्रवादियों को, जिसमें असम के जो 4 से 5 संगठन हैं, इसके अलावा मणिपुर के जो उग्रवादी संगठन उनसे करीब 12 आतंकी उग्रवादी जुड़े हुए हैं, इन सबको लाने में सफलता मिली है। और ये कह सकते हैं श्वेता की शुरुआत है आने वाले दिनों में म्यांमार के साथ ऐसे और जो बड़े चेहरे हैं उग्रवाद के उत्तर पूर्व में, उनको भी लाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब एक नजर डाल लेते हैं देश में कोरोना की लगातार तेज होती रफ्तार पर। देश में पिछले 24 घंटे में 3970 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 103 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आपको हम बता दें कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना के अब तक 85,940 लोगों की
यहाँ पर खबर आई है, देश में कोरोना से अब तक 2752 मरीजों की मौत हो चुकी है। 30,153 लोग ठीक भी हुए हैं। तो जो कुल मामले हैं 85,940, ये इस वक्त हमारी देश की स्थिति है, जिसमें कि 2,752 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन जो नीचे का आंकड़ा है यानी कि 30,153, ये वो लोग हैं जो कि कोरोना को मात देकर जंग जीत चुके हैं। ये एक राहत की खबर है। हालांकि लगातार कोशिशें जारी हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वैक्सीन बनाने को लेकर भी हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से भारत में ही कोशिश की जा रही है। अमेरिका भी लगातार सहयोग की बात कर रहा है कि अमेरिकी वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिक मिलकर लगातार वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमें डटकर लड़ना होगा। और जिस तरह से लॉकडाउन 4 जब से शुरू होगा, कुछ ढील जरूर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हर किसी की एक तरह से कह लीजिए कि इंडिविजुअली जिम्मेदारी होगी कि हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें और काम भी करते रहें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे देश के सामने। इसीलिए हर किसी को जागरूक होना होगा, हर किसी को सजग होना होगा। तो देश में कोरोना से अब तक 30,152 मरीज ठीक हुए हैं। ये एक राहत देने वाली खबर है, लेकिन आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,970 नए केस सामने आ गए हैं। और मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही देर से पहुंचा, लेकिन महज 45 दिनों से ही कम वक्त में यहां कोरोना की 1000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आखिर क्या है धारावी का कोरोना सच? क्यों धारावी बन गया है मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट? देखिए आज तक संवाददाता साहिल जोशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई का धारावी, जी हां, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही देर से पहुंचा हो, लेकिन महज 45 दिनों से भी कम वक्त में यहां कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। ये आंकड़े यहां इस महामारी के फैलने की रफ्तार की ओर इशारा करते हैं। आज हम आपको धारावी के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि धारावी में कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने फिल्मों में धारावी को देखा होगा, लेकिन आज तक के रिपोर्टर साहिल जोशी आज धारावी की गलियों में गए और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर धारावी के अंदर चल क्या रहा है, क्यों धारावी मुंबई का कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि धारावी में अप्रैल के महीने में कोरोना ने दस्तक दी थी। यहाँ का मुकुंद नगर इलाका मराठी बहुल इलाका है, जबकि मस्जिद नगर, मदीना नगर और बालिका नगर में उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी ज्यादा है, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। ये इलाके सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। तो आइए अब धारावी की एक एक गली छानते हैं। शुरुआत करते हैं बीएमसी के जी नॉर्थ ऑफिस से। ये बीएमसी का जी नॉर्थ वार्ड का दफ्तर है और इसी वार्ड के कार्यक्षेत्र में धारावी का इलाका भी आता है, जो इस वक्त 1000 से ज्यादा केसेस से जूझ रहा है। यहीं से सारा कोऑर्डिनेशन होता है। कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए फोन आता है तो इसी दफ्तर वो पहले लिया जाता है। यहाँ पर जो अधिकारी है हेल्थ डिपार्टमेंट के बीएमसी के, वो हर कॉल रिसीव करते हैं और उसके आधार पे तय होता है कि किसको कहाँ लेकर जाना है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हर रोज यहाँ से अधिकारी निकलते हैं, धारावी के अंदर जाते हैं और स्क्रीनिंग फैसिलिटी जहां पर है, जहां पर स्क्रीनिंग करके लोगों को सेग्रीगेट किया जाता है, वो हम दिखाएंगे कि किस तरीके से धारावी जैसे इलाके में इतना मुश्किल काम किया जा रहा है। ये है डॉक्टर पाटिल, बीएमसी से जुड़े मेडिकल ऑफिसर हैं और इनकी ड्यूटी है धारावी में कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए पहुंचाना और उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन में भेजना। हेल्प पोस्ट में जाके उधर जो पॉइंट्स है, जो पॉजिटिव केसेस वगैरह है, उधर जाके हम काम करते हैं। पॉजिटिव जाने के बाद उसके घर को ट्रेस करते हैं। घर के ट्रेस करने के बाद उनको शिफ्टिंग का काम चलता है। अब धारावी का सफर शुरू होता है और आज तक की टीम धारावी के पास बने क्वारंटीन सेंटर में पहुंचती है। ये क्वारंटीन सेंटर किस तरह से बनाया गया है उसे देखते हैं। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे। कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है। ये बड़ा सा कैंपस में, तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, और ये क्या है?
ये अभी एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस अगर कोई पेशेंट है, समझो अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता, अभी परसों हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट किया था, तो जो पेशेंट पॉजिटिव आता है वो पेशेंट हम ये एम्बुलेंस में भेजते हैं वो सेंटर पे जहाँ पे सब पॉजिटिव पेशेंट्स रखे जाते हैं। अच्छा, तो वो एक सेंटर रहता है, यहाँ से वो ये लेके जाता है पूरा। हाँ, और यहाँ से शुरू होती है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी। तंग गलियां हैं। यहाँ में एक नर्स मिलती है जो धारावी का पूरा हाल बताती है। मैं CHV हूँ धारावी में से, शेड हेल्प पोस्ट से, और यहाँ पे जो लोग हैं हम लोग की थोड़ा भी बात नहीं सुनते। सब जन ऐसे ही बिना मास्क के बैठे रहते एक दूसरे के साथ साथ। अभी दोपहर में आप जाएंगे 2-3 बजे के बाद पूरा एरिया सब भरा हुआ रहता है, यहाँ पे सब बैठे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मस्जिद है, यहाँ पे सब जन यहाँ पे थोड़ी सी छाव आ जाती है। तो दोपहर में 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जब भी हम लोग पेशेंट के घर से आते हैं तो यहाँ पे सब जन बैठे रहते हैं, सब एक साथ। आप देख सकते कितने लोग अभी बाहर निकले, देखिए पूरा ये मैदान भरा हुआ रहता है, ग्राउंड यहाँ पे सब ग्राउंड, हाँ पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता है यहाँ पे। कोई हमारी बात नहीं सुनते, सब एक साथ आपस में बैठे रहते, बात करते रहते, यहाँ से पूरा वहाँ तक सब एरिया। तो आप कितने देर यहाँ पर रहती है? हम लोग सुबह 9 बजे से हम लोग का ड्यूटी स्टार्ट होता है। हम लोग सुबह 9 बजे से आते हैं यहाँ पे, हम लोग का एरिया में जाते हैं, फिर एरिया में सब काम वगैरह करके फिर हम लोग को आने के लिए 2-3 बज जाते हैं। और हम लोग फिर रिपोर्ट वगैरह सब मैडम वगैरह देती है, फिर हम लोग को कितना 4-4:30 बज जाता है यहीं पे। हम आपको बता दें कि धारावी में करीब 65,000 की आबादी है और मेडिकल टीम रोजाना 100 परिवारों की स्कैनिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर किस तरह से चेकिंग के बाद हाथ पर मुहर लगा रही हैं। ये आपके हाथ पे जो लगा है उसका क्या मतलब है? ये मुझे नहीं पता, ये वो लगा दिए। आपको मालूम है आपको घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना? तो मैं तो घर में ही हूँ, जब से चालू हुआ मैं घर से बाहर नहीं जा रहा, मैं जाता ही भी नहीं, आता भी नहीं। आज तक के रिपोर्टर साहिल जोशी धारावी के एक मेडिकल स्टोर पर भी पहुंचते हैं और वहां ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर रोज कितने लोग मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। हमारे यहाँ पे डेली का जो है 50% रहते हैं, हाँ 50% वो आते हैं, जनरल वीकनेस रहते हैं, फीवर हल्का फीवर रहता है, कॉक्स वगैरह रहते हैं, लेकिन बाहर जहाँ पे जाते हैं तो कोई लेते नहीं उसको। तो हम लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं, 3 फीट की दूरी पे रखते हैं उसको। 3 फीट की दूरी पे जो मेडिसिन लोकल होते हैं चालू के डायग्नोस 3 दिन पे डायग्नोस करते हैं हम उसको। ज्यादा आ रही है कि नहीं, नॉर्मल केसेस ज्यादा केसेस नहीं है, जो ओल्ड केसेस होते हैं वही है पहले के, बाकी वैसे केसेस ज्यादा नहीं यहाँ पे, नॉर्मल है। बाकी जो है जो भी रहते तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं GM हॉस्पिटल में, BMC को इन्फॉर्म करते फौरन। धारावी में तंग गलियां हैं और यहाँ रहना भी अपने आप में एक चैलेंज है। ये धारावी है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है और कोई रखना भी चाहे तब भी नहीं रख सकता। ये कोई प्लान्ड सेटलमेंट नहीं है कि जहाँ पर किसी प्लान तरीके से यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं और इसीलिए ये आशा वर्कर्स को या हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर लोगों को बताना कि आप घर पे रहिए, ये काफी मुश्किल रहता है। फिलहाल धारावी की स्थिति पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1000 ही केसेस हैं, लेकिन मुंबई के नजर से देखा जाए तो 1000 केसेस धारावी के ही अंदर से निकली हुई है और इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त BMC प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के सामने भी है। और ये है धारावी का वो केंद्र जहां रोजाना तकरीबन 150 लोगों का खाना बांटा जा रहा है। कितने लोगों को खाना बांटते हैं? 150 आफ्टरनून में और नाइट में 150। और पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं उसके? ये तो इतने दिन तो हम लोग कुछ संस्था से किए थे, खाना भी हम लोग को कोई ना कोई ऐसा मदद कर रहा है, हम लोग को भी खलास हो गया। आपके पास अभी पैसा नहीं है? नहीं है, नहीं। तो रोज 150 लोगों को सुबह का और शाम का खाना देते हैं, दोनों टाइम का। और पहले तो सबको राशन दिया कम से कम 800 जन को। तो आप ये 24 तारीख से लगातार आप सब आज स्टार्ट से पहला दिन से कर रहे हैं। कौन लोग आते हैं यहाँ पर? मतलब ये सब है ना कारखाने में काम करने वाले हैं, अब इनका उसको चाहिए नहीं है, तो हम लोग बोला हम लोग तो जितना है उतना कर देंगे, अभी इनका चालू रखा है अभी तक। यहाँ यूपी और बिहार के लोग हैं जिनका पेट इसी केंद्र से भर रहा है। लंबी लाइन लगती है, लेकिन अब ये लोग घर भी जाना चाहते हैं। हम लोग यहीं पे करते थे काम और कारखाना बंद हो गया जी, और अभी चालू होने का कोई चांस वगैरह? अभी कोई चांस नहीं है। तो हम यहीं रहेंगे कि जाना चाहते हैं? नहीं, हम लोग फॉर्म भर के दिए हैं, फॉर्म पास हो जाएगा तो हम लोग
ये अभी 5-6 रोज पहले बंद है। जब लॉकडाउन में कुछ होगा तभी तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से मैं डेली खाना लेके जाता हूँ। तो आप गांव वापस जाना चाहते हैं कि रुकेंगे यहीं पर? नहीं, वापस जाना चाहता हूँ। वापस जाना चाहते हैं? जी, जाना चाहता। और अब आपको धारावी की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो यहाँ की पहचान है। जी हाँ, एक एक कमरे में 10-10 लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं, वहीं सोते हैं। घर करीब करीब इस तरीके से होता है। ये जो घर है ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मजदूर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका पर्स बनाने का काम चलता है। एक फैक्ट्री चलती है यहाँ पर और इतने सारे मजदूर मैं अगर काउंट करूँ तो कम से कम 10-15 हो जाएंगे। अभी नीचे भी रहते हैं, वो में तो ऊपर आ गए हैं, नीचे वाले हैं। नीचे भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ से चले भी गए अब तक। एक छोटा सा बाथरूम है सबके लिए, कोई किचन आप नहीं देख सकते। इसके लिए सबको दिक्कत हो रही है। जो जितना बन सकता है उतना बना लेते हैं, अनाज मिलता है तब, अगर नहीं तो बाहर जो खाना बांट रहे हैं वहां पर से ले लेते हैं। ज्यादातर लोगों को वापस जाना है, लेकिन इस तरीके की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग पालना ये करीब करीब नामुमकिन है। ये तो आप करीब देख ही सकते हैं। इस तरीके के घर आपको धारावी में मिलेंगे। ये धारावी की कहानी है और आप इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि धारावी में कोरोना क्यों चैलेंज बना हुआ है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और अब खबर, एक दर्दनाक खबर जो कि उत्तर प्रदेश के औरैया से आ रही है। प्रवासी मजदूरों का एक और काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया। औरैया जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मारी और इस हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल और सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। देखिए, कुछ तस्वीरों को हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि ये हादसा इतना भयानक था। अंदाजा लगाइए कि 24 लोग मौके पर ही मारे गए। डीसीएम में भरकर ये जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे और उसी बीच एक खड़ी ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके बाद ये भयानक हादसा हो गया। तो बहुत लोग खत्म हुए, करीब 15 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन एक बेहद दुखद हादसा। आखिर कब तक इस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, दिल दहलाने वाली। राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती है, अगर राज्य सरकारों ने उठा ली होती तो शायद इस तरह की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। हमें वो पैदल मार्च नहीं देखने को मिलता, हमें वो मजबूर और लाचार बच्चे देखने को सड़क पर नहीं मिलते जो कि भूखे प्यासे अपनी मां के साथ किसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आपको औरंगाबाद में हमने दिखाया था किस तरह से पटरी पर 16 मजदूर एक साथ मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। न जाने ऐसे कितने ही मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। वो एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में लोग वो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया था, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब की कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी। 15 को हमने सैफई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है किया, और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे सबके साथ। राजस्थान से आ रहे थे। किस एक्सीडेंट हुआ? कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? जी अच्छा, किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे थे आप? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।